ओके, अभी क्लियर स्क्रीन? हाँ सर। सो एज पर डिस्कशन हमें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन शुरू करना है, विच इज फ्रॉम अगेन 12th NCERT पार्ट 2, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्टिक्स में हमने जो कुछ भी बातें डिस्कस की है वही सारी बातें यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। जैसे ऑप्टिक्स में हमने देखा था, पहले न्यूटन ने बोला कर्पस्कल है, हाइजन ने बोला लॉन्जिट्यूडनल वेव है, फिर आगे जाते जाते मैक्सवेल ने जो थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्या हुआ, रिलेटेड टू लाइट एंड रिलेटेड पार्ट की थ्योरी, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ड्यूअल नेचर जो डिस्कस करेंगे, हमारा बेसिक कंसीडरेशन होगा, बेसिक डिस्कशन रहेगा अबाउट फोटोन। और ये फोटोन को हम कंसीडर करेंगे कि फोटोन मतलब क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी और बंडल्स ऑफ एनर्जी जो लाइट में प्रेजेंट होते हैं, एंड इसकी एनर्जी गिवन बाय h इंटू न्यू, वेयर h का मतलब होता है प्लैंक का कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकंड। यानी कि ये जो फोटोन की थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में नहीं तो एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में प्रोपागेट होता है थ्रू द गिवन मीडियम। और यहाँ पे जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उसको बोला जाता है एज ए फोटोन। तो जो लाइट की प्रॉपर्टीज होती है वो फोटोन के लिए भी एप्लीकेबल होगा, कि बेसिकली ये मीडियम में से ट्रेवल करेगा विथ वेरी हाई स्पीड, जो रहेगी इन द रेंज ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड थ्रू एयर और वैक्यूम। उसके बाद में प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि स्पीड ऑफ फोटोन, जो फोटोन की स्पीड है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो हम जनरल मैकेनिक्स, जनरल मोशन स्टडी करते टाइम अर्थ से रिलेटेड हर एक बॉडी की जो स्पीड है वो कंपेयर करते, मेजर करते, कंसीडर करते, तो वो कंसीडरेशन फोटोन की केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक कंसीडरेशन होगा। उसके बाद में जो फोटोन का रेस्ट मास होगा वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है वो रहेगा 0। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन विल बी 0। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि फोटॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। मतलब देखो कंडीशन क्या है कि ये फोटोन मतलब कौन है, पार्टिकल है, और ये पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, लाइट में होते हैं। और इनके पास क्या होता है, सिर्फ पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, बंडल्स ऑफ एनर्जी होती है, एंड हर एक पैकेट की एनर्जी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, दैट इज E इक्वल्स टू H इंटू न्यू। तो उस केस में अगर उसको रेस्ट में रखेंगे तो उसका रेस्ट मास हम कंसीडर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये फोटोन का एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मोशन के टाइम होता है, वो रेस्ट में आ गए तो उनका एग्जिस्टेंस हम प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की फोटोन की थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन की थी इन डिटेल बाय सर मैक्स प्लैंक ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब ब्लैक बॉडी जो हीट रेडिएट करती है वो किस फॉर्म में करती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फोटोन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, जो आगे जाके हमने लाइट में भी ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड हमने रिलेशन देखा है कि बेसिकली H इंटू न्यू ये बेसिक फॉर्मूला होता है, लेकिन न्यू जो है इसको अपन C बाय लैम्बडा ऐसे भी लिखते हैं, इसलिए एनर्जी ऑफ द फोटोन के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी द HC बाय लैम्बडा। H न्यू या फिर HC बाय लैम्बडा, ये मिलती है हमें एनर्जी इन जूल, एंड वही एनर्जी अगर हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो उस केस में जो है हम बेसिकली ये जो HC, और यहाँ पे मतलब आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि हम चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो वो क्या करता है, एज ए वेव बिहेव करता है, तब की केस में एप्लीकेबल होगा। अभी इतना ही याद रखो। नेक्स्ट, उसके बाद में जो फोटोन का मास होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे
बाय यूजिंग इक्वेशन E अपॉन C का स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया, वही आइंस्टाइन का E इक्वल टू mc स्क्वायर है। E का मतलब एनर्जी जो फोटोन में कंटेंट है, एंड C मतलब फोटोन की स्पीड। तो इसका यूज करके हम जो है फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसको अपन h अपॉन सी लैम्डा इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब जो मास होता है फोटोन का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द और विथ द वेवलेंथ। वेवलेंथ के साथ फोटोन को जो मास है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे, तो इसकी वजह से हमें मतलब m प्रोपोर्शनल टू 1/λ है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह का अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि मास ऑफ वॉयलेट लाइट जो है वो ग्रेटर रहेगा देन रेड लाइट। अगर फोटोन की कंडीशन कंसीडर करेंगे तो वेवलेंथ फॉर रेड मैक्सिमम होती है अकॉर्डिंग टू विबजॉर्ग, इसलिए जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है उसका मास ज्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है उसका मास कम होगा। ठीक है। एंड उसके बाद में अगर हमें सेम फोटोन का लीनियर मोमेंटम अगर रिक्वायर्ड है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय, फिर से वही बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन स्पीड E अपॉन C, या फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एच न्यू अपॉन सी के फॉर्म में, सॉरी P इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी के फॉर्म में, यानी कि P इज इक्वल्स टू फिर बनेगा H अपॉन लैम्बडा। ठीक है। तो ये ड्यूअल नेचर से रिलेटेड सबसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे एग्जाम में आके गए हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली कंडीशन मिलती है कि जो मोमेंटम है फोटोन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मास। एंड मोमेंटम अगर फोटोन का मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोमेंटम वर्सेस अगर ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच विल पास थ्रू ओरिजिन। उसी तरह से सेम नेचर हमें मिलता है फोटोन के मोमेंटम का एंड एनर्जी का, यानी P प्रोपोर्शनल टू ई बी, P भी प्रोपोर्शनल टू E है, इसलिए P वर्सेस E भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगेन ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे एनर्जी एंड मास का रिलेशन देखेंगे, तो अगेन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, इसलिए एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आती है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वेवलेंथ का कंसिडरेशन करेंगे, तो ये वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है। इसलिए इन तीनों से रिलेटेड जो भी हमें ग्राफ मिलेगा वो हर बार इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक केस में हम लैम्बडा ले सकते हैं, यहाँ पे P ले लो और M ले लो और E ले लो। ठीक है। तीनों भी केस में ग्राफ का नेचर सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ फोटोन कैन कोलाइड विथ मटेरियल। फोटोन जो है किसी सरफेस के साथ मटेरियल के साथ जो है एक्चुअल कोलाइड हो सकता है, जैसे कि हम फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेनन इस टॉपिक में देखने वाले हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इस टाइप के कोलिजन में, जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है एंड टोटल मोमेंटम होता है, ये दोनों भी कंजर्व होते हैं। हर बार याद रखना है कि मोमेंटम एंड एनर्जी यहाँ पे कंजर्व होती है, मतलब फोटोन का एंड किसी भी मटेरियल पार्टिकल का जो कोलिजन है वो हर बार परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग पर पासिंग और क्रॉसिंग per unit area
पर यूनिट टाइम। इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ये कैलकुलेट करते हैं हम आई इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से, या फिर हम इसको P अपॉन ए इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर हम यहाँ पे P को रिप्लेस कर रहे हैं बाय वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि यहाँ पे P रिप्रेजेंट करेगा पावर, E का मतलब एरिया, T का मतलब टाइम है, E का मतलब एनर्जी होती है। एंड ये एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको अगर डेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में दिया जाएगा तो हम E कैलकुलेट करेंगे N इंटू एच इंटू न्यू। अगेन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे N का मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, फिर वो इमिटेड होंगे या फिर इंसिडेंट होंगे या फिर क्रॉस कर रहे होंगे। ठीक है, आपको एनर्जी इंसिडेंट बोला है तो फोटोन इंसिडेंट होंगे, आपको अगर बोला है कि एनर्जी वहां पे इमिट हो रही है तो फोटोन भी वहां से इमिट होंगे। ठीक है, तो हर बार यहाँ पे एन का नंबर जो भी कंडीशन में दिया है वही हमें एज्यूम करना है। यानी इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको हम अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये एन इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टी, इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये एक्सप्रेशन अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे हमने जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड ये बातें डिस्कस की है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर आपको बोला है कि व्हेन फोटॉन्स फॉल्स ऑन सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर अगर फोटॉन फॉल होते हैं तो वो फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दे एक्सर्ट्स फोर्स एंड प्रेशर ऑन द सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर वो इंसिडेंट हो गए वहां पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इसी प्रेशर को बोला जाता है एज ए रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर। अब उसमें अगर हमें बोला गया है कि कैपिटल एन ये नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग सरफेस एरिया बोला है, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर गिर रहे हैं इन टाइम इंटरवल टी, टी इतने टाइम इंटरवल में। तो उस केस में जो है हम अगर यहाँ पे देखेंगे कि मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग, जब वो गिरने वाले सरफेस के ऊपर गिरने से पहले जो मोमेंटम होगा उनका P1 वो रहेगा n इंटू एच अपॉन लैम्बडा। देखो मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्बडा अगर एक फोटोन होता तो, लेकिन यहाँ पे हमने पहले कंसिडर किया है कि नंबर ऑफ फोटोन जो है वो n है, इसलिए हमने P1 को लिखा n इंटू एच अपॉन लैम्बडा। अब हमें मालूम है कि बेसिकली कोई भी एक सरफेस होगा, यहाँ पे आके फोटोन इंसिडेंट होगा, फिर यहाँ से ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इंसिडेंट होते टाइम अगर एन एच बाय लैम्बडा है तो वापस आते टाइम सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एन एच बाय लैम्बडा। इसलिए हम लिख सकते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन या फिर आफ्टर स्ट्राइकिंग भी बोल सकते हैं, वो बनेगा माइनस ऑफ एन एच बाय लैम्बडा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है हम अगर चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन मिलता है माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एन एच बाय लैम्बडा। ठीक है, माइनस माइनस मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ये तो पहले से ही माइनस है, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस मतलब बनेगा -2 एन एच बाय लैम्बडा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो मैग्नीट्यूड में चेंज इन मोमेंटम हमें मिलेगा 2 एन एच बाय लैम्बडा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अगर एक एक स्टेप का क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए सब स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया मतलब हम यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स exerted by photons
ऑन द गिवन सरफेस। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे अगर हम टाइम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन मिलता है ट्वाइस ऑफ NH डिवाइडेड बाय T इंटू लैम्बडा। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल n इन ब्रैकेट 2h बाय लैम्बडा, वेयर स्मॉल n का मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब आपको डेटा अगर कैपिटल एन के टर्म में दिया है तो डायरेक्टली ये यूज करो, अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के फॉर्म में दिया है यू शुड गो फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हम पहले भी ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया होता है P इंटू लैम्बडा अपॉन HC। तो यहाँ पे हम फोर्स के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं कि फोर्स बनेगा 2P अपॉन C, फिर C का मतलब स्पीड, P का मतलब मोमेंटम। ठीक है, मीनिंग्स जो है वो वही सेम है। अब यहाँ से अगर हमें प्रेशर चाहिए तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको एरिया से डिवाइड करेंगे। तो प्रेशर बनेगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी ये बनेगा ट्वाइस ऑफ P डिवाइड बाय A इंटू C। लेकिन इंसिडेंट पावर पर यूनिट एरिया, इसी को एक मिनट, ये मोमेंटम नहीं है ये पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट पावर पर यूनिट एरिया, इसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इसलिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोटॉन्स ऑन द गिवन सरफेस ये बनेगा ट्वाइस ऑफ I अपॉन C। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर के लिए भी एक्सप्रेशन मिल गया, देन फोर्स के लिए भी एक्सप्रेशन मिल गया। ये दोनों भी एक्सप्रेशन थोड़ी से नहीं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जब भी फोटोन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तब। ये कब कंसीडर करेंगे हम, यहाँ पे above expressions are applicable when surface is perfectly reflecting। मतलब जितने सारे फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं वो पूरे के पूरे अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होते हैं तो सिर्फ उसी केस में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें बोला जाता है कि जो सरफेस है वो एब्जॉर्बिंग होता है। तो अगर आपको बोला गया है कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, मतलब फोटोन इंसिडेंट होने के बाद वो उसको अगर एब्जॉर्ब करने वाला है, तो उस केस में हमें फोर्स के लिए एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज NH अपॉन लैम्बडा। एंड वहां पे जो इसको अपन P अपॉन C इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जो प्रेशर यहाँ पे मिलता है एक्सर्टेड बाय द फोटोन ये बनेगा I अपॉन C। ठीक है, अब यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट होते टाइम पहले केस में हमने कंसिडर किया था कि वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन आपको अगर कंडीशन बोली कि व्हेन लाइट बीम, अब फिर से लाइट बीम मतलब कौन, फोटोन इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा, मतलब वहां पे जो है सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होते टाइम लाइट अभी नॉर्मल इंसिडेंट नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है नॉर्मल के साथ में थीटा इतना एंगल बना रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो मोमेंटम है इंसिडेंट होने वाला इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक बनेगा P cos थीटा, दूसरा बनेगा P sin थीटा। यानी रिफ्लेक्ट होके जब वापस जाएगा ये P रहेगा, तो फिर से इधर जाने वाला मोमेंटम हमें मिलेगा P cos थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट जो है वो अपवर्ड एक्ट होगा P sin थीटा। तो ये अपवर्ड एंड ये डाउनवर्ड कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम था P दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली P cos ऑफ थीटा। इसलिए हमें यहाँ पे अगर फोर्स के लिए एक्सप्रेशन चाहिए तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन बनेगा 2IA इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय C। यानी हर बार हम क्या कर रहे हैं, बस कॉस थीटा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर एंगल दिया है तो हम ये कंडीशन यूज करेंगे, एंड अगर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा 2I कॉस ऑफ थीटा अपॉन C। ठीक है, यानी कि देखो सिंपल, यहाँ पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे।
तीन कंडीशन हमने एज्यूम की है। कौन सी तीन कंडीशन हमने एज्यूम की है? फर्स्ट टाइम में हमने देखा था कि अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो उस केस में फोर्स है 2p/c एंड प्रेशर है 2i/c। ठीक है, यहाँ पे लगा तो अपन लिस्ट करते हैं 2p/c देन 2i/c। उसके बाद में सेकंड केस में हमने देखा कि अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो फोर्स है p/c एंड प्रेशर है i/c। ये p/c एंड ये i/c। एंड अगर वहां पे एंगल बन रहा है तो उस केस में 2i/a cos ऑफ थीटा बाई c ये फोर्स है एंड प्रेशर है 2i cos ऑफ थीटा बाई c। ठीक है, ये कब? अगर वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो। ये कब? अगर वो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है तो। एंड ये अगर नॉर्मल के साथ में कुछ इंक्लिनेशन दिया है तो। ये फॉर्मूले फॉर फोर्स, ये फॉर्मूले फॉर प्रेशर। ठीक है, बस ये टेबल भी रिमेम्बर करेंगे तो भी मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये था बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें ये मैकेनिक्स का जो एंगल था रिलेटेड टू क्या बोलेंगे हम उसको, फोटोन। अब फोटोन का इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे जो भी डिस्कशन होने वाला है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इस फोटोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जब तक ड्यूअल नेचर का डिस्कशन खत्म नहीं होता है तब तक। और ये फोटोन मतलब क्या होता है, वो कैसे बिहेव करता है, तो मैकेनिक्स में जैसे कोई पार्टिकल बॉडी रैंडमली अपने मोशन परफॉर्म करते टाइम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, बिहेव करती है, उसी तरह का पूरा बिहेवियर ये फोटोन का था। ये हमने यहाँ पे थोरोली बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है। अभी इस फोटोन से रिलेटेड आगे हमें कुछ फेनोमेनन पढ़ने हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड वही ड्यूअल नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एक्चुअल क्वेश्चन उसी के ऊपर आता है, लेकिन अगर बाई चांस एक आधा थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो रिस्क नहीं चाहिए, इसलिए ये सारी बातें हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। एक बार इसको आपको मतलब लर्न करना पड़ेगा। अब एक्चुअल आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था तो ये ड्यूअल नेचर के थे, मतलब ड्यूअल नेचर या फिर उसको अपन क्वांटम फिजिक्स बोलेंगे, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज एक्सप्लेन हो गई थी, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस था, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन था। अब ये बेसिकली आया कहाँ से इसके आइडिया, तो इसकी हिस्ट्री अगर देखेंगे इन शॉर्ट तो 1887 1888 में जो हॉलोक लीनार्ड था एंड हेनरिक हर्ट्ज था, तो वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे। तो एक्सीडेंटली उन्होंने देखा कि ड्यूरिंग डे टाइम जब तक सनलाइट इंसिडेंट होती है तब तक यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। एंड जैसे सनसेट हो गया, मतलब सनलाइट अगर वहां से गायब हो गया तो वहां पे जो इंटेंसिटी है वो होती है कम, डिक्रीज। इसका मतलब लाइट वहां पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करती है। ये बेसिक आइडिया हेनरिक हर्ट्ज को एक्सपेरिमेंट करते टाइम आया था ड्यूरिंग 1888 या फिर 1887 की केस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल ये ऑब्जर्वेशन इस फिनोमिनन का किया गया था बाय हॉलोक एंड लीनार्ड। मतलब एक्चुअल हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था, लेकिन हॉलोक एंड लीनार्ड ने क्या किया था, इसको एकदम डिटेल में ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था। ठीक है, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब होता क्या है, देखो, फोटो मतलब फोटोन एंड इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन का मतलब लाइट का इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ तो यहाँ पे इफेक्ट होगा जिसको अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिंपल एक कंडीशन होगी, और उसमें हम अगर देखेंगे तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था हॉलोक एंड लिनार्ड ने, जिसमें उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब प्लेस की थी, जिसमें यहाँ पे एक मेटल का सरफेस था और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होने के लिए एक ओपन विंडो जो क्लोज की गई थी बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऐसे प्लेस की थी। एंड ये यहाँ पे ऐसे दो मेटल की प्लेट थी एंड इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया था। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके यहाँ पे फ्लो होने वाले करंट को वहां पे कैलकुलेट करने के लिए जो है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाई गई थी। ठीक है, तो वो पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए बस मैं निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ एंड करंट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गैलोरीमीटर लेके आता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, देखो कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। लेकिन ये बीच में अगर देखेंगे तो मैंने पहले बोला कि ये वैक्यूम ट्यूब है, मतलब दो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी करेंगे तो भी ये गैलोरीमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट में से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा।
लेकिन वहां पे इनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का नतीजा ऐसा था कि अगर इस कैथोड के ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर इस तरह से अगर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, तो लाइट के इंसिडेंट होने से यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। एंड ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज जो एनोड की प्लेट है वहां तक ट्रेवल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकल गए, ट्रेवल भी करने लगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस स्पेस में जो नहीं होना चाहिए था, करंट का फ्लो, करंट का कंडक्शन, वो होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट इंसिडेंट हो गई, और लाइट ने इंसिडेंट होने के बाद फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकाल के इमिट कर दिया। इसी को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसको अपन डिफाइन करते हैं एज फिनोमिनन ऑफ emission of electrons from the surface of a metal when it is exposed to the radiation of suitable frequency। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर वहां पे इंसिडेंट कराएंगे, तो इस मेटल के सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। एंड जो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यहाँ पे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली ये मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, इससे रिलेटेड जो है हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हॉलॉक एंड लिनार्ड ने भी दिया था। लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन जो था उससे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हम साइमल्टेनियसली आइंस्टाइन का एंड हॉलॉक लिनार्ड का जो भी एक्सप्लेनेशन था वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हॉलॉक एंड लिनार्ड ने क्या किया था उसको देख लेते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन किए, और जो ऑब्जर्वेशन उनको वहां पे मतलब एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स मिली थी वो उन्होंने ग्राफिकली प्लॉट कर दी। फर्स्ट केस में उन्होंने देखा कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के वर्सेस में अगर इलेक्ट्रिक करंट, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी आती है न्यू नॉट। एंड इस फ्रीक्वेंसी के पहले यहाँ पे हमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलता ही नहीं, लेकिन जैसे ये फ्रीक्वेंसी अचीव होती है, सडनली वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले बोला गया था एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर हम उसको कंसिडर करते हैं एज मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसका मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल है कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसके बिलो, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी काम में आती है। और आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली जब भी इस मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो लाइट के इंसिडेंट होने से वहां पे इंसिडेंट हो रहे हैं फोटोन। अब इंसिडेंट होने वाले फोटोन क्या कर रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर पहले से ये मेटल है, मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मतलब उनकी एनर्जी पहले से ज्यादा रहेगी। तो ये फोटोन जाके उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होंगे। कोलिजन में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब एनर्जी कंजर्व होती है, इसलिए फोटोन की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन पहले से एनर्जेटिक थे, लेकिन उनके पास सरफेस से बाहर जंप करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी कम एनर्जी थी। इतनी एनर्जी मिलने के बाद वो क्या करते हैं, सरफेस से बाहर इस तरह से जंप करके निकल के आते हैं, और इस तरह से ये इंसिडेंट होने वाले फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि इंसिडेंट होने वाले फोटोन की जो एनर्जी है विच इज गिवन बाय E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, यानी एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसलिए ये मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब तक इंसिडेंट नहीं हो रही है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले फोटोन जब तक इंसिडेंट नहीं हो रहे हैं, तब तक वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, और हमें इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को मेटल के बाहर आने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है
उतनी एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फोटोन जैसे ही उसके सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके तुरंत जंप करके निकलते हैं और करंट को इंड्यूस कर देते हैं। लेकिन अगर एनर्जी उनकी थोड़ी सी कम हो गई तो उस केस में वो जंप करके सरफेस से बाहर नहीं आ पाते, इसलिए वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर इंसिडेंट हो गया तो वहां पे हमें कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी नहीं, कुछ भी करंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन है देखो कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ये न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड न्यू का मतलब ये वी नहीं है, न्यू है, ग्रीक अल्फाबेट न्यू। तो न्यू अगर लेस देन न्यू नॉट है तो वहां पे नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। तो वहां पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फोटो इलेक्ट्रॉन वहां पे इमिट ही नहीं होगा। जो भी एनर्जी फोटोन की इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेंगे, वहीं पे उड़ा मारेंगे और शांत बैठ जाएंगे। अगर वहां पे इंसिडेंट होने वाली फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। इसको मैं बोलता हूं एज ए इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। यानी कि क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट हो गई थी, इसलिए उनको बस उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी एनर्जी उनको सरफेस से बाहर जंप कराने के लिए सफिशिएंट होगी। लेकिन उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होने की वजह से वो मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड वही केस अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन इमिट भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, एंड उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नॉन जीरो भी रहेगी। ठीक है, तो विथ नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, वो मतलब ट्रैवल भी कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा था कि यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव प्लेट अप्लाई करेंगे, इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आराम से ट्रैवल करके आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की भी एनर्जी होती है। अब सेम रिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी का, हम वेवलेंथ से रिलेटेड भी अप्लाई कर सकते हैं। As c equals to nu into lambda, nu and c are inversely proportional to each other। तो यहाँ पे जो मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है उसको बोला जाता है एज ए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिनोटेड बाय रहेगी लैम्बडा नॉट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा नॉट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी देखो, अगर इंसिडेंट होने वाली वेवलेंथ अगर लैम्बडा नॉट से कम है, रिलेशन देखो, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा रहेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होंगे विथ नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी। अगर लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे विथ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, एंड वहां पे जो है लैम्बडा अगर ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट है तो वहां पे नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे इजेक्ट नहीं होगा, इमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई ये अपोजिट कंडीशन वहां पे एप्लीकेबल होती है। अब यहाँ पे ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ही क्यों रिक्वायर्ड होती है, वो अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमें वहां पे और एक कंसेप्ट पढ़नी पड़ेगी, दैट इज वर्क फंक्शन। एंड इसी वर्क फंक्शन रिलेटेड आइंस्टाइन जो है अपने ड्यूअल नेचर का यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देता है। देखो, जब हम आगे बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे या फिर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है या फिर हमने भी पहले बहुत बार पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं। तो हर एक ऑर्बिट में उनके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो लिमिटेड होती है। उतनी एनर्जी अगर उस इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके एक जंप करके फ्री होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले ही एटॉमिक स्ट्रक्चर से फ्री हो चुके हैं और जिनको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर होते हैं और उनको भी सरफेस के ऊपर से जंप करके बाहर जाना होता है, लेकिन उनके पास एनर्जी कम होती है। तो उनको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू गेट फ्री or to become free
फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। यानी वर्क फंक्शन मतलब है क्या, यह है एनर्जी। जितनी एनर्जी अगर मिल गई तो फोटोन जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है, वो सरफेस से जस्ट जंप करके बाहर आएगा। एंड इसको अपन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एच इंटू न्यू नॉट, या फिर फाई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। इसी की वजह से जब ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होने वाली इक्वल टू थ्रेशोल्ड होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जीरो बनती है। ठीक है ना। तो मतलब ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जो भी h इंटू न्यू नॉट इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सरफेस से जंप करके बाहर आने के लिए ही यूटिलाइज होने वाली है। और ये बेसिकली पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन होता है इज ए प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन मेटल। मतलब मेटल टू मेटल ये हर बार चेंज होता है। ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पे हम अगर देखेंगे कि फोटोन की इंसिडेंट होने वाली एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू। तो अगर इंसिडेंट होने वाली एनर्जी फाई नॉट से ग्रेटर है, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। लेकिन अगर इंसिडेंट होने वाली एनर्जी अगर फाई नॉट से कम है, तो वहां पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इंसिडेंट होने वाली एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन है, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो रहेगी जीरो। ठीक है, तो इस तरह से ये डिटेल पार्ट की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है, फिर वहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कंसेप्ट आती कहाँ से, ये आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है। उसके बाद जो है सेकंड ऑब्जर्वेशन ये हॉलोक एंड लिनार्ड ने बनाया था। और उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस पीसी यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसका ग्राफ बनाया था। और उसको बनाते टाइम उन्होंने जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है या फिर वेवलेंथ है, वो इस तरह से मेंटेन रखी थी। मतलब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर या इक्वल, एंड वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड से इक्वल या फिर लेस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हो गई, कहाँ से आ गई, इसके लिए एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन द लाइट। अब ये सारी बातें अपन स्टार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ गई, तो इंटेंसिटी के बढ़ने से वहां पे लाइट की क्या बढ़ती है, फोटोन के नंबर बढ़ते हैं। अगर फोटोन के नंबर बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फोटोन जाके मेटल की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने वाले हैं, तो इंसिडेंट होने के बाद ये फोटोन का एंड इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है, उस कोलिजन के नंबर भी बढ़ेंगे। अगर वहां पे जाने के बाद कोलिजन के नंबर बढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी गेन करेंगे, एंड ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सरफेस से जंप करके बाहर आएंगे। इसका मतलब जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन के नंबर यानी चार्ज के नंबर बढ़ेंगे, मतलब वहां पे जो करंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बात रिलेटेड टू करंट एंड इंटेंसिटी ऑब्जर्व की गई थी। अब उसी से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ के जो एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल था, उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज किया। और उसको इंक्रीज करते टाइम इनको समझ में आ गया कि वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां पे करंट का सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन करंट। एंड जिस पॉइंट पे ये सैचुरेशन करंट होता है, उस पोटेंशियल को बोला जाता है सैचुरेशन पोटेंशियल। यानी जितने सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट होने वाले थे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर ये एनोड अगर अट्रैक्ट कर लेगा, तो उसके बियॉन्ड कैथोड में से कोई इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा ही नहीं, तो उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, फिर भी एनोड उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता।
इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जा रहे हैं उनके नंबर कांस्टेंट बनेंगे। इलेक्ट्रॉन के नंबर कांस्टेंट बन गए, मतलब वहां पे करंट का हम बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई, जिसके बियॉन्ड नहीं बढ़ सकती, और उसको हम बोलेंगे कि वहां पे क्या आ गया, सैचुरेशन आ गया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में और एक बात की थी, जो एनोड था उसको पहले पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करके धीरे धीरे उसका पोटेंशियल जीरो बनाया, और उसके बाद में जीरो से उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी नेगेटिव की। ये अपन बात किसकी कर रहे हैं, एनोड की, जो इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज था। अब कंडीशन क्या होगी, देखो कि जब ये कैथोड के मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने ये एनोड की प्लेट प्लेस की है, जिसका चार्ज पॉजिटिव हमने अप्लाई किया था। अगर इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ा के जीरो करेंगे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि जब ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल के प्लेट के ऊपर नहीं आने चाहिए थे। लेकिन हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो करने के बाद भी उनके पास की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो ये एनोड की प्लेट में एंटर कर गए। फिर हमने क्या किया कि वही सेम कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल था वो निगेटिव बना दिया। अब हम सोच रहे थे कि निगेटिव पोटेंशियल बनाएंगे तो ये निगेटिव पोटेंशियल इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करेगा, एंड ये अपोज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं आ सकता। लेकिन फिर से ऑब्जर्व हुआ कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के नंबर यहाँ पे आके इंसिडेंट हो ही रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, ये निगेटिव पोटेंशियल को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते गए, एंड एक पॉइंट ऐसे आ गया जिसको बोला गया कट ऑफ पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को बोला गया कट ऑफ पोटेंशियल। अब कट ऑफ पोटेंशियल मतलब वो होगा निगेटिव पोटेंशियल, जब जिसको अपन इस एनोड के प्लेट को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस कट ऑफ पोटेंशियल पे क्या होगा कि नो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एनोड। तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड में एंटर नहीं करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो इसका मतलब करंट क्या हो गया, जीरो बन गया। यानी कि यहाँ पे हमने करंट को कट ऑफ कर दिया। तो जिस पॉइंट पे, जिस पोटेंशियल पे ये कट ऑफ होता है उसको बोला जाता है एज ए कट ऑफ पोटेंशियल। और इस कट ऑफ पोटेंशियल पे होता क्या एक्चुअल में, कि जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसके ऊपर वर्क करके हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को वहीं पे रोक दिया। और उसके लिए एक्सप्रेशन बनता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम इंटू वी का स्क्वायर इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट। यहाँ पे 1/2 नंबर है, जो m दिख रहा है इसका मतलब होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देन v का मतलब होगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वेरी करेगी एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। ई का मतलब होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगेन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड यहाँ पे जो आपको वी नॉट दिख रहा है इसको बोला जाता है एज ए कट ऑफ पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जहां पे करंट स्टॉप हो गया, करंट जीरो हो गया, मतलब कोई भी करंट उसके बियॉन्ड ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो वेरिएशंस थे फोटो इलेक्ट्रिक करंट के विथ डिफरेंट केस, ये हॉलॉक एंड लिनार्ड ने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, तो अब इनको अगर कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे मिलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक मेटल का सरफेस है और उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएंगे तो हमें ध्यान में आता है कि उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट वहां पे फ्लो हो रहा है वो वैरी नहीं होगा। जो करंट वहां पे फ्लो हो रहा है वो सेम ही रहेगा। बट वहां पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है V01। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है V1, क्योंकि एक्स पे अपन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई पे करंट है। तो यहाँ पे जो है करंट की वैल्यू सेम रह रही है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0। देन यहाँ पे और एक लेंगे तो ये बनेगा V02, ये बनेगा V03। ये न्यू 2 के लिए, ये न्यू 3 के लिए। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को अपन बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि with increase in incident frequency V0 increases but current remains constant।
जो करंट है वो वेरी नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड इसके अगेंस्ट अगर हम सेम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और अब ग्राफ के ऊपर हमारा आइडिया होगा कि हम फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वहां पे चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें इंटेंसिटी बढ़ाने से जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आई, ये इंटेंसिटी है, I1 जब थी तब इतना करंट था, I2 जब है तब इतना करंट है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। बट वहां पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी उसको अपन V कंसीडर करें, ठीक है, इसको V बोलो, V0 रिमेन्स कांस्टेंट। देखो अब इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन वही है कि अगर वहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनो अभी स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से बढ़ता कौन है, एनर्जी। किसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, जो जाके इंसिडेंट होने वाले। अब फोटोन की एनर्जी अगर वहां पे इंक्रीज हो रही है तो फोटोन की एनर्जी के इंक्रीज होने से उस एनर्जी को गेन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी एनर्जी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मेटल के सरफेस से जंप करने के बाद जो एनर्जी बचती है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड उसको रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी मतलब इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई मतलब उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ा था वो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फोटोन के नंबर नहीं बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं बढ़ रहे, दैट्स व्हाई करंट रिमेंस सेम। लेकिन जब इंटेंसिटी बढ़ रही है तो वहां पे होता क्या है कि जो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है वो थोड़ी बढ़ रही है, वहां पे कोलिजन ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी तो वही है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे उनके नंबर बढ़ेंगे, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ रही, मतलब उनको रोकने के लिए जो पोटेंशियल है उसको नहीं बढ़ाना पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। सो नहीं गए ना, सुन रहे ना। हाँ सर। यस सर। तो इस तरह से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड जो करंट है वो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एकदम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब झट से इलेक्ट्रॉन आता है, फट से, सॉरी, झट से फोटोन इंसिडेंट होता है, फट से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। मतलब इंसिडेंट हुआ नहीं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इमिट होता है, 10⁻⁷ 10⁻⁸ सेकंड में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। एंड देन आपको और एक बात याद रखनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना। इसका मतलब ये होता है कि वन फोटोन कैन नॉट इमिट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। कितना भी एनर्जेटिक फोटोन है, मतलब उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या फिर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी एनर्जी कितनी भी बढ़ गई तो उसमें एबिलिटी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करने की है। मतलब वन फोटोन कैन नॉट इमिट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में, फिर उसकी एनर्जी कितनी भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि एक फोटोन ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन को वहां पे इमिट कर सकता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू ड्यूअल नेचर आता है, दैट इज आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एंड हर एक एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन डालना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। एंड यहाँ पे एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले के जो है वेरियस फॉर्म में यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करके दूंगा, लेकिन एक्चुअल जो फॉर्म होता है वो इतना ही है कि होता क्या है कि जब भी फोटोन मीटर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट होने के बाद उसके पास एनर्जी होती है h²। फिर ये h² वाली एनर्जी गेन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब भी इस एनर्जी को गेन करेगा, इस एनर्जी का
यूज करके वो पहले तो कर लेगा वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन कर लेगा मतलब मेटल के सरफेस से जंप करके बाहर आ जाएगा, फ्री हो जाएगा, और उसके बाद जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी बचती है उसको कन्वर्ट कर लेगा काइनेटिक एनर्जी में। अब कितनी एनर्जी बची, टोटल इंसिडेंट हो गई थी एच न्यू, उसमें से फाइव तो खर्च कर दी, तो जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बचेगी एंड कन्वर्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू न्यू माइनस ऑफ फाइव नॉट। ठीक है, यही एक्चुअल में एक्सप्रेशन है। अब इसके हम वेरियस फॉर्म यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं कि हमने ऊपर ही देखा था फाइव नॉट का मतलब एच इंटू न्यू नॉट था, मिल गया अनदर फॉर्मूला। अगर उसी फॉर्मूले में मैं एच को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बन जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, अनदर फॉर्मूला। लेकिन न्यू का मतलब सी बाय लैम्बडा होता है, तो अगर मैं इसको सी बाय लैम्बडा पुट करूंगा, दोनों में से सी अगर कॉमन लूंगा तो ये बनेगा वन अपॉन लैम्बडा माइनस वन अपॉन लैम्बडा नॉट। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर, हाँ, काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट है तो सेम फॉर्मूला मैं फिर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ई इंटू वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। अब फिर से ई वी नॉट इक्वल्स टू, फिर आगे मैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट करूंगा, एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट करूंगा, एच सी इन ब्रैकेट वन बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा नॉट करूंगा। तो ये सारी बातें फिर से रिपीटेड होगी, बट एक्चुअली ये सारा जो डेरिवेशन है हम एक ही फॉर्मूला है उसी के ऊपर से डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करके आप जो है मतलब वेरियस जो भी अननोन क्वांटिटी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी को ही हम हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर बोलते हैं, और ये इक्वल्स टू होता है एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं कि टू एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय एम, ये रूट में। इस फॉर्म में हम कभी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम हर बार मतलब यही फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करने में फोकस करेंगे, क्योंकि उससे एक्यूरेसी मेंटेन होती है। एक आधी टर्म अगर इस फॉर्मूले में इधर उधर हो गई तो पूरी मेहनत हमारी फेल हो जाएगी, इसलिए हम इसको ज्यादा इंटरटेन नहीं करते। इसकी जगह पे हम जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनके ऊपर ही वर्क करते हैं। ठीक है, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है फॉर्मूले डिराइव करने के लिए तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। या फिर अगर वेवलेंथ के फॉर्म में हमें ये दिया है तो हम उसको टू एच सी बाय एम इन ब्रैकेट लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा नॉट इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस हम फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करके वहां पे वेवलेंथ लेके आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नया यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, और आपको कैलकुलेशन करते टाइम एक इम्पोर्टेंट डेटा कि एच सी जो है इसके कैलकुलेशन की वैल्यू आती है 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अगर याद हो गया नंबर तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जो रेगुलर एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, देन सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इसको 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस 26 ऐसे लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा सिंपल जाता है। ठीक है डेटा, इसलिए मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बस ये इंट्रोड्यूस करके दिया हूँ, लेकिन आप जो है ये नंबर को पुट करके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा ये इजी रहेगा। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यही फॉलो करो जो बेसिक हमारी प्रोसीजर होती है, और ये वैल्यू पुट करेंगे एच सी की तो थोड़ा सा जल्दी भी वहां से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड उससे रिलेटेड का इक्वेशन जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। और ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है इसके वेरियस फॉर्म भी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, एंड जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वो एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, चलो अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ग्राफ्स देखने हैं। ठीक है, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी इनका रिलेशन देखने वाले। तो फॉर्मूला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। तो यहाँ पे हम इसको y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसमें ये जो स्लोप होता है वो होता है m दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। एंड दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्लोप है वो आ रहा है h। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो हम
एच जो है उसको कंसिडर करेंगे, एंड एच अगर यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो हर बार हर एक मेटल के लिए वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज यहाँ पे ऑकर नहीं होगा, ठीक है। एंड ग्राफ का अगर नेचर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेटा हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट दिया है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास नहीं होगी, ठीक है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी डायरेक्ट ग्राफ का नेचर है उसको एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के नेचर का हमें ग्राफ मिलता है जो थीटा इतना स्लोप बना रहा है। यहाँ पे हम y एक्सिस के अलोंग के मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे जो है x एक्सिस के अलोंग ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है सॉरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वर्सेस में हमें रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरह के नेचर का ग्राफ हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज क्वांटम एफिशिएंसी। अभी क्वांटम एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, सिंपल एक रेशो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted per second to the total number of photons इंसिडेंट। मतलब कितने फोटोन ने कितने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन के नंबर डिवाइडेड बाय फोटोन के नंबर, इनके रेशो को बोला जाता है एज ए क्वांटम एफिशिएंसी। अगर हमें ये परसेंटेज में रिक्वायर्ड है तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिल जाती है, ठीक है। एंड उसके ऊपर से अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई, तो ये बनता है Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली जो चार्ज इमिट होगा वो डिपेंड करेगा कि एनी कितना है, यानी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर एनी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं इंटू ई डिवाइड बाई टी, यानी बेसिक करंट का ही फॉर्मूला यहाँ पे, बस हमें एनी मतलब जो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन अगर देखेंगे तो वो आता है फोटो सेल, जैसे हमने सेमीकंडक्टर में फोटो डायोड देखा था उसी की तरह वर्क करने वाला डिवाइस है जिसका काम है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि इसकी जो एफिशिएंसी है इतनी लार्ज नहीं हो सकती, नहीं होती है कि हम इसको प्रैक्टिकल पर्पस में यूज कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको जो है एज ए सेंसर यूज करते हैं। इसकी वर्किंग वही सेम जो ऊपर के डायग्राम में देखा था, कैथोड के ऊपर आके लाइट इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, एनोड के ऊपर जाएंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो रहा है तब तक करंट फ्लो होगा, मतलब वहां पे ऑब्स्टेकल नहीं है, ये हमें समझ में आएगा। जैसे करंट ब्रेक होगा वैसे हमें समझ में आ गया कि लाइट ब्रेक हो गई, इसका मतलब ऑब्स्टेकल आ गया और वो उसको सेंस कर सकता है, जिसको हम टेलीविजन कैमरा में, ऑटोमेटिक डोर्स में या फिर बर्गलर्स अलार्म में अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने आइंस्टाइन के बारे में देखा था कि आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था ये बेसिकली बेस्ड ऑन था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कि जो फोटोन की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व होती है या फिर वर्क फंक्शन करने के लिए यूटिलाइज होती है, इस तरह की कंसेप्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन कर गया था। और आइंस्टाइन को जो है इसी क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन के लिए एक्चुअली उसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया एक्चुअल कंटेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑल अबाउट जितना पार्ट रिक्वायर्ड था, जितने एप्लीकेशन रिक्वायर्ड थे, जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कंप्लीट हो गई। तो ड्यूअल नेचर में हमने पहले फोटोन उसको इंट्रोड्यूस किया, एंड फोटोन का नेचर ही इस तरह से होता है कि वो होता वेव में है लेकिन बिहेव पार्टिकल की तरह करता है, एंड उसके पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए जो है वहां पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब बेसिकली फिर से ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी को, जिसको अपन बोलते हैं थ्योरी ऑफ मैटर वेव्स। अब ये मैटर वेव्स की जो थ्योरी है वो मतलब इंट्रोड्यूस की थी बाय न्यूटन ने,
लेकिन एक्चुअल में जो एक्सप्लेनेशन हमें मिला है वो मिला था फ्रॉम डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस या फिर डी ब्रोगलीज थ्योरी जो है रिलेटेड टू मैटर वेव्स वो इम्पोर्टेंट है। और उस थ्योरी में ये डी ब्रोगली का ऐसा मानना है, ऐसा बोलना है कि कोई भी मैटर हो, लाइट का छोड़ दो, फोटोन को छोड़ दो, कोई भी मैटर है नेचर में, अगर वो मोशन परफॉर्म करता है तो वो मोशन परफॉर्म करते टाइम कंपल्सरी वेव नेचर एक्वायर करता है। मतलब हम रोड पे चल रहे हैं या फिर हमारी कार रोड पे भाग रही है, फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी बॉडी मोशन परफॉर्म करेगी तब वो क्या करती है, वेव नेचर एक्वायर करती है। यानी कि देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसे बोला था कि वेव बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। ये आइंस्टाइन की थ्योरी थी जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज हमने दे दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में ये डी ब्रोगली आके बोलता है कि आइंस्टाइन ने जो बोला वो एक्चुअल में है ही नहीं, वेव डजंट बिहेव लाइक ए पार्टिकल। ये एक्सप्लेन करता है कि वेव डजंट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, बट पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव। मतलब कोई भी वेव पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, ये डी ब्रोगली बोल रहा है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन था आइंस्टाइन की तरह इधर उधर की थ्योरी जमा के नहीं था, ये एक्चुअल पीएचडी करके एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करके एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए इसके थ्योरी के एक्सप्लेनेशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा था। ये बोलता है कि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है, एक्चुअल में हर एक पार्टिकल जो होता है वो बिहेव करता है एज ए वेव। पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव। पार्टिकल मतलब मैटर हो गया, तो मैटर जो वो वेव की तरह बिहेव करता है, इसलिए कंसेप्ट आ गई मैटर वेव्स की, जो इंट्रोड्यूस की गई थी बाय डी ब्रोगली, एंड जो हमारे ड्यूअल नेचर इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इसेंशियल कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसमें जो है हम वही बेसिक रिलेशन यहाँ पे फिर से देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इसको अगर मास अपॉन मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पे P का मतलब हम लेने वाले हैं लीनियर मोमेंटम, पहले पावर था, अभी यहाँ पे लीनियर मोमेंटम मतलब होगा। एंड यहाँ से हमें लीनियर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन मिलता है ट्वाइस ऑफ m इंटू ई। अब इसी तरह से जो बेसिकली बातें हमने देखी थी मोमेंटम के लिए, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन है mc स्क्वायर, मैक्स प्लैंक बोलता है एच न्यू, एंड एच न्यू को अपन सिंप्लीफाई करके बोलते हैं एच सी बाय लैम्बडा। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हमें वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन मिलता है h बाई पी। एंड यही एक अकेला इक्वेशन है जिसमें यहाँ पे वेवलेंथ भी है, यहाँ पे p मतलब मोमेंटम भी है। मतलब कि ये वेव नेचर रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वेवलेंथ भी आ रही है, एंड पार्टिकल नेचर है ये प्रूव करने के लिए यहाँ पे मोमेंटम भी आ रहा है। इसका मतलब जो भी लाइट होगा या फिर जो भी मैटर होगा उसका वेव नेचर भी होगा एंड पार्टिकल नेचर भी होगा, उसका सबसे बेसिक सपोर्ट यही इक्वेशन करता है। लेकिन हमने P को देखा कि रूट ऑफ 2m ही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू ई। तो इसके ऊपर से हम अगर देखेंगे तो जो लैम्बडा है ये बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, या फिर ये जो लैम्बडा है ये बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर लैम्बडा बनेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, या फिर लैम्बडा बनेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m भी अपन बोल सकते हैं, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ m भी बोल सकते हैं। कंडीशन क्या है, देखो ये फॉर्मूला था उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ h अपॉन एम वी। अगर इसमें देखेंगे तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m है, एंड इसमें देखेंगे तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ m है। ऐसे होता है क्या, होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एप्लीकेबल है व्हेन वेलोसिटी इज गिवन कांस्टेंट, एंड ये एप्लीकेबल है जब एनर्जी इज कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी हम डिसाइड करते हैं तब कांस्टेंट कौन है उसके ऊपर ये सारी बातें डिपेंड करेगी। अब इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो कोई भी पार्टिकल जो मैक्रोस्कोपिक है, जैसे कि हमारी बॉडी है ना, कार है वो रोड से जा रही है, तो उसकी वेवलेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी रेंज आती है -34 टू -35 मीटर। लेकिन इतने स्मॉल नंबर की वेवलेंथ स्टडी करने की कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इसलिए मैक्रोस्कोपिक बॉडी की केस में हम ये पार्ट अप्लाई नहीं कर सकते, उसको पढ़ नहीं सकते। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन है,
उनकी केस में ये सारी बातें जो है हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव भी कर सकते हैं। और इसीलिए डी ब्रोगली जो है इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में एक बात बोलता है। आगे हमें ये बोहर के सेकंड पोस्टुलेट में भी पढ़ना है, जिसमें बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन परफॉर्म्स रिवॉल्यूशन इन दोज ऑर्बिट्स ओनली हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है nh/2 पाई। लेकिन ऐसे क्यों, ये नील्स बोहर को एक्सप्लेन करने का मतलब उसको नहीं मालूम था, 1913 में एक्सप्लेनेशन हो गया था। लेकिन डी ब्रोगली सेम बातें जो है 1927 में एक्सप्लेन करके बोल रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी मोशन परफॉर्म करता है तो ये वेव नेचर एक्वायर करता है। एंड उसके वेव नेचर से यहाँ पे क्या होते हैं, ये क्रस्ट एंड ट्रप ऐसे फॉर्म होते हैं, मतलब वो क्या करता है, लूप फॉर्म करता है। और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो हम कंसीडर तो करते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर, लेकिन वो होती नहीं है। वो इस तरह से वाइब्रेशन परफॉर्म करते 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 उड़े मारते मारते जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है देखो, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन की लूप को कंप्लीट होना है तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ होगी सरकमफेरेंस की, दैट मस्ट बी इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तभी ये जो लूप मैंने ड्रॉ किया है ये कंप्लीट हो सकते हैं। अगर ये मैच नहीं होगा तो लूप के नंबर कंप्लीट नहीं होंगे। लैम्बडा इज द वेवलेंथ, मतलब दो एडजेसेंट क्रस्ट या ट्रप के बिटवीन का सेपरेशन। बट ऊपर अपन देख रहे हैं कि लैम्बडा की वैल्यू h/p है एंड p को अपन mv बोलते हैं, मतलब h/mv हम पुट कर सकते हैं। तो उसको पुट करके इक्वेशन बनता है 2 πr इंटू एन एच अपॉन एम वी। एंड टर्म्स को अगर यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो फिर यहाँ पे आके हमें एक्चुअल में ये बोर के सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन मिलता है कि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन क्यों परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके लूप्स के नंबर कंप्लीट होने चाहिए एंड वो सिर्फ इसी लूप में कंप्लीट होते हैं एंड जिसमें इलेक्ट्रॉन को कोई भी एनर्जी इमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर एक्वायर करता है। ये यहाँ पे एक्सप्रेशन से जो बातें थ्योरेटिकली बोहर ने बोली थी उसको मैच करके क्रॉस चेक करके हमें यहाँ पे मालूम हो गया। एंड उसी तरह से हम अगर देखेंगे कि सपोज इलेक्ट्रॉन को अगर अपन एक्सेलरेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेट करते टाइम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है ई इंटू वी। अब ई का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी, फिर से वी का मतलब हो गया जिस पोटेंशियल से हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया था। ई का मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि सेम है। एंड इसको अपन फिर लैम्बडा इक्वल्स टू h/p में, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ई में, यानी लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू ई इंटू v में अगर अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें ये h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, e मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। तो v को अगर छोड़ेंगे तो सारे नंबर कांस्टेंट है। यानी कि हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये जो पोटेंशियल है हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते टाइम कितना अप्लाई किया था वो हम एक्सपेरिमेंट से मेजर भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें और एक रिलेशन मिल गया कि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी। वी का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं। तो इस तरह से जो है हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे दूसरा कोई भी पार्टिकल दिया, जैसे कि आपको प्रोटॉन बोला, तो आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन वहां पे जो है ये नंबर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन की केस में मास बदलेगा, चार्ज सेम रहेगा लेकिन मास चेंज होगा। प्रोटॉन को रिप्लेस करके वो आपको अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, इट्स ए हेलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस यानी He24, जिसमें दो प्रोटॉन होते हैं, उसको अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के लिए भी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम रिलेशन, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मास बदलेगा, इसका चार्ज बदलेगा। इतनी बात आपको याद रखनी, ठीक है। 17-18 दोनों भी नीट में इसी एक्सप्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी था लेकिन वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल का था। लेकिन उससे पहले जो है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इनके वेवलेंथ के कंपेयर करने के लिए ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इनको ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, या फिर इनकी रेंज का और एक होता है ड्यूटेरॉन। अब ड्यूटेरॉन मतलब क्या होता है, ये प्रोटॉन का आइसोटोप होता है, यानी H12 होता है।
उसके लिए भी हम क्या करेंगे, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2 मास ऑफ ड्यूटेरॉन इनटू चार्ज, यानी q ऑन ड्यूटेरॉन इनटू, ये h नहीं है सॉरी v है, v, यहाँ पे भी रूट में v है, ये h नहीं है। ये रिलेशन से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब बेसिक फॉर्मूला, बेसिक जो अरेंजमेंट है वो समझो, वो यही है। फिर आपको कौन सा पार्टिकल दिया है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एप्लीकेबल होगा फॉर इलेक्ट्रॉन, ये भी ये भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आपको अगर प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन को छोड़ के आपको अगर वहां पे ड्यूटेरॉन दिया, ड्यूटेरॉन को छोड़ के अगर आपको अल्फा पार्टिकल दिया, तो उस केस में भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करके जो है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वहां पे डिफरेंस है कि उनके जो मासेस है एंड उनके जो चार्जेस है वो हमें ध्यान से पुट करने पड़ेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से हम थियोरेटिकली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन इसी पार्ट से रिलेटेड जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो प्रोवाइड किया था डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट में, डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। और इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक्चुअल में पहली बार इन्होंने क्या किया था, ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया था। एंड इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को इन्होंने कैलकुलेट करने के बाद वो ऑफिशियली क्लियर हो गया कि मैटर वेव्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी जब भी ये इलेक्ट्रॉन मोशन परफॉर्म करेगा तो वेव नेचर एक्वायर करेगा और उसकी वेवलेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाई थी जिसमें एक वैक्यूम चेम्बर बनाया था, और इस वैक्यूम चेम्बर में यहाँ पे प्लेस किया था एक इलेक्ट्रॉन गन को। इलेक्ट्रॉन गन मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगी। यहाँ पे था एक एक्सेलरेटिंग एनोड, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इसको सब तरफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सारे डायरेक्शन से अट्रैक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद हम उसके रास्ते में रखते हैं एक निकेल का क्रिस्टल। फिर ये क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, ये देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कुलर स्टैंड प्लेस करते हैं। एंड ये सर्कुलर स्टैंड के ऊपर हम गैलोमीटर फिक्स कर देते हैं जो मूवेबल है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो सकता है। तो यहाँ पे इंसिडेंट होने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन हम फिक्स कर देते हैं जहाँ पे ये गैलोमीटर ने जो करंट डिटेक्ट किया है वो मैक्सिमम होता है। तो वहां पे हमें एक एंगल मिलता है जिसको अपन फाई कंसीडर करेंगे, और इस तरह से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी यानी करंट जो है हमें मैक्सिमम मिलता है। इसका मतलब ये पॉइंट ये छोड़ के दूसरे भी पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन के बीम ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन वहां पे कम ज्यादा जो अमाउंट करंट की मिल रही थी। इसका मतलब निकेल के क्रिस्टल ने इलेक्ट्रॉन को स्कैटर्ड किया। लेकिन स्कैटरिंग ये जो फिनोमिनन है स्ट्रिक्टली इट इज रिलेटेड विद वेव्स ओनली। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेव नेचर एक्वायर करता है। फिर इन्होंने जो है बेसिकली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ब्रैग्स फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पे d मतलब ये जो निकेल क्रिस्टल था उसके एटॉमिक सेपरेशन, उसकी रेंज होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम, वो अप्लाई कर दी। जिन यहाँ पे जो थीटा है उसको कैलकुलेट किया बाय यूजिंग फाई। एक मिनट, हाँ ठीक है। ये डायरेक्ट स्कैटरिंग एंगल यहाँ पे पुट करके हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो पोटेंशियल था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जहाँ पे हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की, उसकी रेंज होती है 54 वोल्ट। तो यहाँ पे ये लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा जो एक्सप्रेशन है, इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो थीटा की वैल्यू आती है 65 डिग्री, तो ये पुट करने के बाद हमें यहाँ पे लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट जो मिलती है वो होती है इन द रेंज ऑफ 0.165 नैनोमीटर, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 1.65 एंगस्ट्रॉम। लेकिन हमने जो ऊपर रिलेशन प्रूव किया था इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाय रूट बी, इसमें अगर पोटेंशियल की वैल्यू 54 हम पुट कर देंगे तो वहां पे हमें सेम एक्सपेरिमेंट में ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मिलती है इन द रेंज ऑफ 1.67 एंगस्ट्रॉम। अगर देखेंगे तो दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है,
एंड ये वैल्यू सिमिलर होने की वजह से वहां पे प्रूव हो गया था कि थियोरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की वैल्यू सिमिलर है। इसका मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर एक्वायर करते हैं एंड एज अ वेव बिहेव करते हैं। और फिर उनके वेव नेचर से ये क्लियर हो गया कि जो डी ब्रोगली ने बोला है उसके हाइपोथेसिस में उस तरह का मैटर का ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट होता है, रेडिएशन का ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट होता है। जब वो मीडियम में से प्रोपागेट होगा तो एज ए वेव बिहेव करेगा, जब किसी सरफेस के साथ वो इंटरेक्ट करेगा तब वो एज ए पार्टिकल बिहेव करेगा। ठीक है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जो हमें यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है वो मिलती है 54 वोल्ट पे, जहाँ पे स्कैटरिंग का एंगल जो फा है वो रहेगा 50 डिग्री। ये दोनों कंडीशन मेंटेन करने के बाद हमें बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मैक्सिमम करंट मिलता है। उसके बाद में प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो उस केस में वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन डिवाइड बाय वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल, इनका रेशो आता है 2:1। अब ये रेशो कुछ नया डिराइव नहीं किया है, ऊपर जो फॉर्मूले हमने देखे थे लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू बी, बस उसमें वैल्यू पुट करके ये रिलेशन मिले हैं और ये आप बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये लर्न करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम जो है बेसिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था, जितनी भी एप्लीकेशन बेस्ड पॉइंट यहाँ पे थे जिनको पढ़ना मतलब इम्पोर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस था जिसमें हमें ड्यूअल नेचर, उसके बाद में एटम, उसके बाद में न्यूक्लियस एंड एट देन रेडियो एक्टिविटी पढ़नी थी, तो उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट वाला सबसे बड़ा जो टॉपिक था ड्यूअल नेचर वो यहाँ पे खत्म हो गया है। अभी एटम, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी जो है वो एकदम 30 मिनट्स के पार्ट्स बचे हैं। अगर पॉसिबल है आपको तो हम अभी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर मॉर्निंग में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट शुड वी डू? चलो बोलो।